जुनूनियत, इश्क और बदले की। दोस्तों, यह कहानी मेरी नई कहानी है। पुरानी कहानी रंजिश वाली मोहब्बत समाप्त हो चुकी है, जिसका दूसरा सीज़न जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आएगा। तब तक आप इस नई कहानी के मज़े लीजिए। ये नई कहानी है जुनूनियत, इश्क और बदला। ये इश्क और बदले की ऐसी बेपनाह इश्क की दास्तान है जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के भाग जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जुनूनियत, इश्क और बदले की, एपिसोड नंबर 49। अब तक आपने पढ़ा, केशव जी ने सोमेश की खटिया खड़ी कर दी। आखिरकार उन्हें समझ आ ही गया कि क्या सही है और क्या गलत। समय रहते उन्होंने सोमेश को सच्चाई का आईना दिखा ही दिया। उसकी बात सुनकर सोमेश भी हैरान था और परेशान भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक केशव जी को क्या हो गया। खैर, क्या होने वाला है कहानी में, आइए देखते हैं अब आगे। घर वाले शॉपिंग करने के बाद सीधे ही प्रताप मेंशन के लिए चले गए। वहां पहुंचकर तो सोमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अंदाजा भी नहीं था राठौर फैमिली और प्रताप फैमिली इतनी ज्यादा अमीर होंगी। तभी उसकी नज़र आरोही पे पड़ी, जिसे देखकर सोमेश के तो दिल के तार हिल गए। सोमेश आरोही को देखता रह गया और अपनी लार टपकाते हुए आरोही के पास आया और आरोही की ओर देख कर बोला। सोमेश बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। हाय, मेरा नाम सोमेश। आरोही बोली, हेलो। सोमेश बोला, आपने अपना नाम नहीं बताया। आरोही कुछ बोलती उससे पहले ही नील, जो कि सोमेश को आरोही के पास देखकर उसके पास आ ही रहा था, वह सोमेश के पीछे से बोल पड़ा। नील बोला, इसका नाम आरोही सिंह राठौर है। सोमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने नील खड़ा था। सोमेश नील की ओर देखकर बोला। सोमेश बोला, जी आपकी तारीफ। नील बोला, मैं नील शेखावत, शेखावत फैमिली का बेटा और राठौर फैमिली का सबसे छोटा दामाद। आरोही मेरी होने वाली वाइफ है। इतना सुनते ही सोमेश के पैरों तले जमीन निकल गई। वो आरोही की ओर देखकर बोला। सोमेश बोला, क्या यह सही कह रहा है? आरोही बोली, तो आपको क्या लगा कोई रैंडमली आकर खुद को मेरा होने वाला पति बताएगा और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? एक्सक्यूज मी। इतना कहकर आरोही सोमेश को इग्नोर करके वहां से नील के साथ चली गई। आरोही ने सोमेश की ओर घास डालना तो दूर की बात, देखना तक गंवारा नहीं समझा। सोमेश अपनी बेइज्जती को खून के घूंट के रूप में पी गया। उसे आरोही पसंद आ चुकी थी। वो आरोही को जाता देख मन ही मन में खुद से बोला। सोमेश बोला, वाह क्या चाल है इसकी, और एटीट्यूड तो तीखी मिर्ची जैसा है। अगर इसे एक बार नहीं चखा तो सोमेश, तूने अप्सराओं का रसपान नहीं किया, ये समझ लेना। इसे अपना बनाना तो बनता है। खैर, अभी के लिए अदिति ना सही, आरोही सही, नाम में क्या रखा है, मज़ा तो खूबसूरती का है। इतना कहकर सोमेश उस ओर चला गया जहां आरोही जा रही थी। सोमेश की नजरें अब आरोही पर ही थी, जिसे किसी और ने महसूस किया हो या ना किया हो, आरोही ने ज़रूर महसूस कर लिया था। अपने ऊपर पड़ी गंदी और अच्छी नज़र को लड़कियां सबसे पहले भांप लेती हैं। आरोही सोमेश की नज़र से दूर जाना चाहती थी। कहने को आरोही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहादुर थी, लेकिन इस समय घर में एक बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। शादी ब्याह के माहौल में वह कोई कमी और किसी तरह की रुकावट और नहीं चाहती थी। इसलिए उसने सोमेश के इन इरादों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। पूजा समाप्त हुई उसके बाद योगिता जी ने सभी को बताया कि खाने का प्रबंध वहीं किया गया है। आज सभी लोग उनके घर में ही खाना खाएंगे। इस बात से सभी लोग खुश थे, क्योंकि परिवार इकट्ठा बैठकर सभी दुखों को भूलकर एक नए सुख की नई शुरुआत करने जा रहा था। अदिति और रियांश का रिश्ता अटूट होता जा रहा था। तभी योगिता जी ने मान्या की ओर देखते हुए कहा। योगिता जी बोली, मान्या बेटा, हमने तुम्हारे लिए और बाकी सभी बेटियों के लिए कुछ बनवाया है। क्या तुम मेरे साथ कमरे में चलोगी बाकी ज्वेलरी के बॉक्स लेने? मान्या हैरानी से अपनी दादी को देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दादी किस बॉक्स की बात कर रही हैं। मान्या योगिता जी की ओर देख कर बोली। मान्या बोली, दादी क्या बनवाया है आपने और किस बॉक्स की बात कर रही हैं आप? योगिता जी बोली, कुछ स्पेशल है। अरे, मेरे घर लक्ष्मी आई हुई है तो बाकी घर की लक्ष्मियों को भी तो कुछ प्यारा सा गिफ्ट देना बनता है। मैं अभी वो गिफ्ट दिखाती हूँ सबको। तुम मेरे साथ कमरे में आओ और सारे बॉक्स लेकर बाहर लाने में मेरी मदद करो। वो बॉक्स मैं अपने हाथों से लेकर आऊँगी और सबको अपने हाथों से दूंगी। मान्या अपनी दादी के साथ उनके कमरे की ओर मुस्कुराते हुए चल पड़ी। दादी जी यह काम खुद करना चाहती थी। इस काम में मान्या की मदद रिद्धि ने भी करी।
रिद्धि और मान्या सारे बड़े बड़े बॉक्स लेकर हॉल की तरफ आ रहे थे। कुछ बॉक्स दादी जी के हाथों में भी था और कुछ बॉक्स नौकर भी लेकर आ रहे थे। राठौर मैंशन के साथ साथ प्रताप मैंशन की ये भव्यता देख सिंह परिवार हैरान था और सबसे ज्यादा हैरान तो सोमेश था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि प्रताप परिवार इतना ज्यादा अमीर होगा। खैर अभी तो उसने दादी जी का गिफ्ट भी नहीं देखा था, क्योंकि दादी जी कोई आम गिफ्ट तो देने वाली थी नहीं। उस गिफ्ट में एक ऐसी खास चीज थी जिसे देखकर सोमेश की भी आंखें फटी की फटी रहने वाली थी। सोमेश के साथ साथ बाकी सभी घर वाले भी दादी जी का इंतजार कर रहे थे। अपने कमरे से निकलती हुई हॉल की तरफ जब वह आई तो इस समय उनके साथ मान्या, रिद्धि और कुछ नौकर भी थे जो कि बॉक्स को लेकर आ रहे थे। योगिता जी ने वो सारे बॉक्स हॉल में रखवाए और फिर सबकी ओर देख कर बोली। योगिता जी बोली, देखिए मान्या मेरी पोती है और आप सबको पता है मेरी परपोती भी अब इस दुनिया में आ चुकी है, इसलिए मैंने अपनी परपोती की पैदाइश पर अपने सभी बच्चियों के लिए एक प्यारा सा तोहफा बनवाया है, ताकि जब मैं ना रहूं तब भी मेरा आशीर्वाद बनकर ये तोहफा तुम्हारे पास हमेशा रहे। तभी मान्या अपनी दादी की ओर देख कर बोली, आपको कुछ नहीं होगा दादी, प्लीज़ ऐसी बात मत करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। योगिता जी बोली, बेटा ये थोड़ी ना होता है, यह तो संसार का नियम है। अब इन बातों को छोड़, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। सबसे पहला तोहफा अपनी गुड़िया रानी को तो मैं दे चुकी, मैंने सभी के लिए एक जैसे गिफ्ट बनवाए हैं ताकि जब तुम सब एक साथ पहनो तो लगे कि आपस में कितना प्यार है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम इसे पहनकर मुझे महसूस कर सको। इतना कहकर योगिता जी ने एक बॉक्स उठाया और उसे मान्या को दिया और फिर बोली। योगिता जी बोली, यूं तो मान्या हमारे घर की सबसे पहली बेटी है, हमारे परिवार में लड़कियां कई पीढ़ियों से नहीं हुई थी। फिर मैंने और इसकी माँ ने मन्नत मांगी थी, तब जाकर हमारे घर में लक्ष्मी आई। मैं बहुत खुश थी। इसकी माँ जब ये पैदा हुई तब वह भी बहुत खुश हुई थी। मान्या को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चांद अमीर जमीन पर उतर आया हो। मान्या को देखकर हमारे घर की रौनक बढ़ गई और आज हमारे घर में दूसरी लक्ष्मी आई है। शिवांगी बोली, आंटी जी ये तो आपका बड़प्पन है कि आप अपने घर में बेटियों को इतना प्यार और इतना दुलार करते हैं, और शायद आपकी बरकत का यही राज है कि आप बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं करती। योगिता जी बोली, भेदभाव क्यों करना, बेटी और बेटा तो भगवान की देन होती हैं, जो है उसे वैसे ही स्वीकार करो। इसलिए मैं अपनी सभी बेटियों के लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ, ये लो रिद्धि बेटा, इधर आओ। इतना कहकर योगिता जी ने रिद्धि को, काव्या को अपने पास बुलाया, फिर उन दोनों को गिफ्ट दिया और फिर अदिति की ओर देखकर बोली। योगिता जी अदिति से बोली, अदिति बेटा तुम भी आओ, तुम अब हमारे घर का हिस्सा बनने जा रही हो, ये लो यह तुम्हारा तोहफा है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। अदिति ने तोहफा लिया और फिर दादी जी के पास आते हुए बोली। अदिति बोली, ये कैसी बात कर रही हैं आप दादी जी, आप मुझे अपना आशीर्वाद भी दें, मैं उसे खुशी से स्वीकार कर लूँ। इसलिए इस तोहफे में मेरी पसंद नापसंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह आपका आशीर्वाद है जो अनमोल है, जिसमें ना कोई पसंद की जा सकती है और ना ही आशीर्वाद को नापसंद किया जा सकता है। मेरे लिए आप उतनी ही सम्मानीय हैं जितनी कि मेरी दादी। हालांकि वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा क्लोज उन्हीं के थी। मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी और आज अपने आशीर्वाद स्वरूप मुझे आपने इतना प्यार देकर वो कमी भी पूरी कर दी है। योगिता जी मुस्कुराते हुए बोली, रवीना बेटा तुम बहू अच्छी चुनकर लाई हो, तुम्हारा परिवार पूर्ण होने वाला है। इस घर की चारों बहुएं एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलने वालों में से है। मुझे पूरा विश्वास है जैसे तुमने, इशिता ने और रवीना ने मिलकर तीनों परिवारों को जोड़कर रखा था, वैसे ही रिद्धि, अदिति, काव्य और मान्या ये चारों ही पूरे परिवार को जोड़कर रखेंगे। तभी आरोही बोली, और हमारा क्या दादी जी, मुझे और दीदी को तो आप भूल ही गए। योगिता जी हंस पड़ी और बोली, अरे तुम दोनों को थोड़ी ना भूल सकती हूँ बेटा। बेटा और बहू में कहने को कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जब कोई लड़की बहू बनकर घर पर आती है तो उसके साथ उसके कई नए रिश्ते जुड़ते हैं। मायके से तो उसका रिश्ता हमेशा टूट रहता है और मायके वालों के रिश्ते जिस जिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं उस परिवार के साथ उस लड़की का रिश्ता अपने आप जुड़ जाता है, अपने माता पिता के कारण, अपने भाई भाभीियों की बदौलत। और जो लड़की बहू बनकर ससुराल में आती है वहाँ उससे वो रिश्ता निभाना पड़ता है जो उसके पति से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जैसे रिश्ता उसके पति से उसका जुड़ा हुआ है वैसे ही ससुराल के अन्य रिश्तों के साथ भी उसके पति का रिश्ता जुड़ा हुआ है। जब वो शादी करके घर आती है तो अपने पति से जुड़े हर एक रिश्ते को दिल से निभाना उसका पहला कर्तव्य होता है, और जब लड़की बहू के स्वरूप में ये सब कार्य करती है तो उससे रिश्ते मजबूत और परिवार मजबूत बनते हैं। आरोही ने जब योगिता जी की ये बात सुनी तो वो सारी बातें सुनकर हैरान थी, क्योंकि योगिता जी ने एक बहुत अच्छी बात सभी को समझाई जो कि आने वाले समय में उनके लिए बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण भी था।
योगिता जी की बातें सुनकर अविका जी बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी। और बच्चों, मेरा भी यही मानना है, जो बातें योगिता जी ने आपको बताई वो बिल्कुल सही है। और आरोही बेटा, ये बात तुम्हारे लिए और आद्या के लिए भी लागू होती है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी बड़ी माँ ने दोनों ने मिलकर परिवारों को आपस में जोड़ कर रखा है। साथ ही में अन्य परिवारों के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। अब उनका ये काम उनकी आने वाली पीढ़ी को उठाना है, ताकि जो ये दर्जा और सम्मान उनकी माँ ने कमाया था वही इन्हें भी मिले। एक बहू के तौर पर सब उनकी तारीफ करें, लेकिन बेटा, तारीफ सुनने के लिए कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखना। ना तुम्हारी माँ ने ऐसा किया था और ना ही मैं तुम्हें सुझाव दूंगी कि तुम लोग भी ऐसा करो। मैं जानती हूँ बहुत से घरों में ये नियम होता है कि बहू आ गई है, फिर चाहे उसके साथ गलत ही क्यों ना हो रहा हो, वो सामने वाले को हमेशा सही ठहराते रहे। लेकिन बहू का भी अपना आत्मसम्मान होता है, और जब बहू अपने आत्मसम्मान पर बोलने लगती है तो सबको उसकी बातें कड़वी लगने लगती हैं। ये उसे यही समझाते हैं कि बहू उनका सम्मान नहीं कर रही, लेकिन इसके लिए मजबूर भी उन्होंने ही किया होता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, सम्मान करो लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखो। उम्मीद है तुम सब मेरी बात समझ गए होंगे, और ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं अपने तजर्बे से ये बात सबको बता रही हूँ। वहाँ पर विमला जी भी बैठी हुई थी, जो योगिता जी की बातें सुन रही थी। वो योगिता जी और अविका जी से बोली। विमला जी बोली, माफ़ करिएगा आंटी जी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन आपने जो कुछ भी समझाया और बताया है वो बिल्कुल सही है। आज भी जब बेटी को विदा किया जाता है तो हर माँ बाप अपनी बेटी से यही कहते हैं कि जिस घर में जा रही है वहाँ सब कुछ चुपचाप सह लेना, सुन लेना, किसी से लड़ाई मत करना, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उस बेटी को कोई ये नहीं कहता कि सहना और सुनना तब तक जब तक तुम्हें लगे और बात तुम्हारा सम्मान बना रहे। अपने मायके में ये बात ना बतानी पड़े, इसलिए लड़कियां उम्र भर खुद में ही घुटती चली जाती हैं। माँ बाप को कभी सच नहीं बताती, लेकिन मैंने आपसे प्रेरणा ली है। जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अपनी बेटियों को कभी अकेले मत छोड़ना। उनके साथ होते हुए भी उन्हें कभी ये नहीं लगना चाहिए कि वो अकेली हैं। शायद वह हमें अपना दुख बताएंगे तो हम उन्हें गलत ठहरा दें, लेकिन मैं अपनी दोनों बेटियों अदिति और मानसी से यही कहूँगी कि वो मुझे अपना दोस्त समझे। अपने घर में अदिति का रिश्ता होने जा रहा है। शिवांगी बहन जी, मुझे आप लोगों से कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं आपकी परवरिश और आपके संस्कार और आप सब लोगों की सोच जान चुकी हूँ और उससे प्रभावित हूँ। मुझे पता है आप मेरी बेटी अदिति को अपनी बेटी जैसा रखेंगे। जहाँ पर वो गलत होगी आप उसे समझाइएगा और डांटिएगा भी, क्योंकि जब हम एक लड़की को बेटी बना लेते हैं तो हमें वो सारे अधिकार होते हैं जो उस बेटी की माँ के होते हैं। बेटी को समझाना, उसकी दोस्त बनना, ठीक वैसे ही बहू के साथ भी जहाँ पर उसकी गलती हो उसे समझाना, थोड़ा डांटना और ढेर सारा प्यार करना, उसे ये विश्वास दिलाना कि उसकी इज्जत अब उसके परिवार की इज्जत है और वो अपनी बहू की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। किसी तीसरे को ये मौका नहीं देंगे कि वह उनकी बहू पर सवाल उठाए। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बेटी को बेटी बनाकर रखेंगी। विमला जी की जो बातें थी वो मानसी के लिए थी, ताकि मानसी समझ जाए कि वो अपना दुख किसी और को बताए या ना बताए, लेकिन विमला जी को बता सकती है। साथ ही में विमला जी ने बातों ही बातों में ये भी क्लियर कर दिया था कि मानसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। विमला जी की बातें सुनकर शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, ये भी कोई कहने की बात हुई भला बहन जी। मेरे लिए आद्या और आरोही जैसे हैं वैसे ही घर की बहुएं भी हैं। रिद्धि, काव्या, मान्या तीनों ही हमारे घर में बहनों की तरह रहती हैं। और इशिता भाभी से तो आप मिल ही चुकी हैं। इशिता भाभी रिश्ते में और उम्र में मुझसे छोटी ज़रूर है, लेकिन बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देना बखूबी आता है इन्हें। शिवांगी ने इशिता की भी काफ़ी तारीफ की हुई थी, और करे भी क्यों ना, इशिता उस लायक भी थी। राघव और इशिता भी शिवांगी की बातें सुनकर खुश थे। वहीं समय जी इस बात से खुश थे कि उनके आने वाला परिवार और उनकी आने वाली पीढ़ी ठीक वैसे ही जैसे उनके बच्चों ने सब कुछ संभाल कर आगे बढ़ाया था, ठीक वैसे ही आने वाली पीढ़ी भी है, और वो सब कुछ संभाल कर, समेट कर और सबके साथ आगे बढ़कर चलने वालों में से हैं। घर वालों ने काफ़ी बातचीत करी, सब लोग गिफ्ट पाकर बहुत खुश थे। उसमें एक बहुत प्यारा खानदानी हार था जो बहुओं के लिए और बेटियों के लिए बनवाया था। आद्या और आरोही ने भी जब वो गिफ्ट देखा तो वो लोग तो खुशी से उछल पड़ी। आरोही को बहुत शौक था और वो खुशी से उछल भी पड़ी, क्योंकि उसे ज्वेलरी का बहुत शौक था। ऋषिता जी को सबसे ज़्यादा प्यारी आरोही थी, इसलिए वो आरोही के लिए ज्वेलरी बनाती रहती थी, और तब आरोही ज्वेलरी को देखकर खुशी से पागल हो जाती थी। ये बात घर में हर कोई जानता था। उसे यूँ खुशी से नाचता हुआ देख ऋषिता जी के चेहरे पर ज़ोर से हंसी आ गई, और वो हंसते हुए बोली। ऋषिता जी बोली, ये देखो, इसके पास इतनी सारी ज्वेलरी है, फिर भी जब भी कोई नई चीज़ ज्वेलरी दे तो बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ती है ये लड़की। रवीना बोली, माँ, हमारी आरोही को ज्वेलरी कितनी पसंद है ये बात तो पूरा खानदान जानता है।
आप सब लोग राखी में बहनों को गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन आरोही के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार किया जाता है और वो होती है एक डिज़ाइनर सी प्यारी सी ज्वेलरी। ये हर साल का है। हर साल राखी में आद्या को कुछ भी दिया जाए उससे आरोही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आरोही को स्पेशल ज्वेलरी मिलनी चाहिए, ये तो फिक्स है। ये सुनते ही सब हंस पड़े। थोड़ी ही देर में सभी लोग खाना खाने के लिए बाहर गार्डन एरिया की तरफ गए, जहाँ खाने की तैयारी की गई थी। लेकिन मानसी का मन खाना खाने का नहीं हो रहा था, इसलिए वो हॉल की ओर न जाकर दूसरी ओर चली गई। वहाँ पर वो एक झूले में गुमसुम बैठी हुई थी। उसका ये हाल किसी से देखा नहीं जा रहा था। कोई तो था जो उस पर नज़रें गड़ाए बैठा था। वो कोई और नहीं बल्कि अदिति ही थी। अदिति ने ही ये सब कुछ प्लान किया था। योगिता जी और शिवांगी, रवीना ने मिलकर तय किया था कि वो सभी घर वालों के सामने ये बातें रखेंगे। मान मेंशन से आने से पहले अदिति ने जो कुछ भी मानसी के साथ हो रहा है ये सारी बातें शिवांगी को बता दी थी, क्योंकि मान मेंशन से आकर रवीना ने देखा कि अदिति बहुत ज़्यादा गुमसुम और किसी सोच में खोई हुई है। इसलिए जब रवीना और शिवांगी ने पूछा कि आखिर बात क्या हुई है, तो अदिति ने सारी बातें दोनों को बता दी और शिवांगी ने योगिता जी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया ताकि मानसी को ये विश्वास दिलाया जा सके कि वो अकेले नहीं है। शायद उनका ये प्लान काम कर गया था, क्योंकि मानसी अकेले में खड़ी उन सभी बातों को याद कर रही थी। मानसी विमला जी की बातें सोच रही थी। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल उमड़ रहे थे। मानसी खुद से बोली, मानसी मन ही मन में खुद से बोली, क्या मैं सोमेश की असलियत सभी घर वालों को बता दूं? नहीं, अगर उन्होंने मेरा भरोसा नहीं किया तो, और मुझे ही गलत साबित कर दिया, तब मैं क्या करूंगी? वैसे भी सोमेश ने सबके दिलों में एक बहुत अच्छी इमेज बनाकर रखी हुई है जो शायद ही मिट सके। मानसी की बातें यह सोचकर वो परेशान हो रही थी। उसका दिमाग शांत नहीं था। उसके इस दिमाग में इन बातों ने गहरा असर डाला था। अदिति ने मानसी को यूँ ख्यालों में खोता देखा तो वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और आकर उसने शिवांगी को कुछ इशारा किया। शायद वो अब आगे क्या होने वाला है इसके लिए तैयार थी। शिवांगी और अदिति दोनों ही जानते थे कि अगर मानसी आज अपने ऊपर होने वाले जुल्मों को सबको नहीं बताएगी तो शायद वह हमेशा के लिए दबकर रह जाएगी और उसकी ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं ये बात किसी को वो नहीं कहेगी। इसलिए अब बस इंतज़ार था तो आगे आने वाली घटना का, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय 4 लोगों के, अदिति, शिवांगी, रवीना जी और योगिता जी। वहीं जहां पर सब लोग खाना खा रहे थे, सोमेश बार बार आरोही को ही देख रहा था। जब से उसने ये सुना था कि आरोही को जेवरों का बहुत शौक है, तब से उसकी निगाहें आरोही के ऊपर थम सी गई थी। इस बात को नील ने भी महसूस कर लिया था, इसलिए नील आरोही के आसपास ही रह रहा था और सोमेश पर नजरें गड़ाए बैठे था। अपने ऊपर नील की नज़रों को आता देख सोमेश ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया और फिर वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया। ये देखकर नील थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि अगर थोड़ी देर और सोमेश आरोही को यूं घूर कर देखता तो उसका पिटना तो तय था। नील गुस्से में बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता था और आरोही के लिए तो बहुत ज़्यादा केयरिंग था। आरोही के ऊपर किसी की नज़रें गलत तरीके से वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सोमेश को वो सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से छोड़ रहा था, लेकिन सोमेश के यूं अति कर देने पर नील ने तय कर लिया था कि वो सोमेश को छोड़ेगा नहीं। लेकिन उससे पहले ही सोमेश वहाँ से उठकर चला गया। दूसरी ओर बैठते ही सोमेश का ध्यान अभी भी आरोही की खूबसूरती पर लगा हुआ था। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया था और वो वहाँ से उठकर अकेले में आ गया। उसने बैठकर अपना फ़ोन निकाला और कुछ सोचते हुए उसने फ़ोन पर आरोही का नाम सर्च किया और गूगल में आरोही की सारी तस्वीरों को देखने लगा। उन्हें देखकर सोमेश बोला, खूबसूरती के साथ साथ पसंद भी काफ़ी लाजवाब है इसकी, इसे तो मेरा होना पड़ेगा सिर्फ एक बार। वैसे भी राठौर खानदान की इकलौती बेटी है ये, यह बात तो ये माने या ना माने, है तो सही। वैसे भी आद्या सिंह राठौर मान परिवार की इकलौती बेटी है। शिवांग और शिवांगी राठौर की बेटी तो आरोही है और शिवांगी के पास बहुत प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का काफ़ी बड़ा हिस्सा आरोही के नाम पर है। इतना कहकर सोमेश वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चला गया। वहीं मानसी सभी से मिलकर खुश थी और अदिति को खुश देखकर खुश थी और थोड़ा दुखी भी। वहाँ पर विमला जी आई और मानसी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, विमला जी बोली, क्या हुआ मानसी, तुम यहाँ अकेली गुमसुम बैठी हुई हो, सब ठीक तो है ना? मानसी बोली, हाँ आंटी जी सब ठीक है। विमला जी बोली, तुम्हारा आंटी कहना कब बंद होगा मानसी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मानसी बोली, आंटी आदत है, आगे से ध्यान रखूंगी। विमला जी बोली, कोई बात नहीं, ये आदत ही सही, लेकिन इतना याद रखना, भले ही तुम मुझे आंटी कहो लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ से कुछ नहीं छुपता। उम्मीद है तुम समझ रही होगी मेरी बात को। तो बेटा इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे सब कुछ बताने के लिए स्वतंत्र हो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में क्या धारणा बनाऊंगी और मैं तुम्हें गलत समझूंगी, क्योंकि माँ को सब पता चल जाता है कि उनकी बेटी कब खुश है, अपनी इच्छा से मुस्कुरा रही है और कब वो मुस्कुराने का नाटक कर रही है, खुश होने का दिखावा कर रही है।
इतना कहकर विमला जी वहाँ से चली गई, लेकिन मानसी के दिमाग में काफ़ी ख्याल घूमने लगे। तभी वहाँ पर सोमेश आया और मानसी की ओर देखकर बोला। सोमेश बोला, देख ये होती है लड़कियाँ, एक अपने आप को देख, जब से मेरे घर में आई है तब से किसी नौकरानी की तरह खुद को बना कर रखा हुआ है। अरे बड़े घर की लड़कियाँ ऐसी होती हैं, देख उनकी खूबसूरती, उनके चेहरे की चमक, और एक तू है, तेरे पास ना दिमाग है और ना सूरत। मानसी सोमेश की ओर देख कर बोली, मेरे पास दिमाग भी है, शक्ल भी है और अच्छी सूरत भी है, बस तुम्हें उसकी कदर करनी नहीं आई, इसलिए तुम्हें वही दिखता है जो तुम देखना चाहते हो। इतना कहकर मानसी वहां से जाने को हुई तो सोमेश धीरे से दांत दबाते हुए गुस्से से बोला। सोमेश बोला, कुछ ज्यादा ही नहीं इतरा रही है तू? भूल मत, तेरा पति हूं मैं, और मैं वही सोमेश हूं जिसने रात को तेरे बदन पर बेल्टों से छाप बनाई थी। मानसी बोली, मैं कुछ नहीं भूली, क्योंकि भूली वो घटनाएं जाती हैं जो भूलने लायक हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिया हुआ एक एक जख्म भूलने लायक तो है ही नहीं। और इतना याद रखना कि एक लड़की अगर कुछ नहीं भूले तो इसका मतलब वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है। सोमेश बोला, क्या ही कर लेगी तू मेरा? मानसी बोली, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो तुम्हारी औकात और तुम्हारी सोच से भी बाहर बातें हैं, ये तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। तभी सोमेश बोला, कुछ ज़्यादा ही पर नहीं निकल गए हैं तेरे? लगता है उस अदिति से बात हुई है तेरी, तभी उसी की जुबान बोल रही है तू। सोमेश को यूँ बोलता देख मानसी बोली, तुम्हें देखकर भी लग रहा है कि अदिति ने तुमसे भी काफ़ी अच्छी बातें सुनाई हैं तुम्हें, जो सुनना तुम्हारे बस का नहीं था, इसलिए उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो, जो हमेशा से ही करते आ रहे थे। किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालना, क्योंकि जिसका गुस्सा जिस पर तुम्हें होता है उस पर निकालने की तो ना तुम्हारी औकात है, ना हैसियत है, और ना ही तुम में दम है। इतना सुनते ही सोमेश आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से मानसी का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी ओर ले गया, लेकिन मानसी इस बार शायद कुछ ठान कर बैठी हुई थी। मानसी वहां से हिलने को तैयार न थी और उसने जोर से सोमेश को धक्का देते हुए चिल्ला कर कहा। मानसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग का ध्यान मानसी की ओर गया तो सभी लोग बाहर से अंदर मानसी की तरफ आ गए। अंदर आते ही सभी ने नीचे ज़मीन पर गिरे सोमेश को देखकर हर कोई हैरान था। सोमेश ज़मीन पर गिर पड़ा और गुस्से से मानसी को देखकर खड़ा हुआ। सोमेश को मानसी का यूं आवाज़ उठाना सह ना हो सका और मानसी के बालों को पकड़ते हुए उसे दर्द देना उसने शुरू किया। मानसी दर्द में होने के बावजूद भी मुस्कुरा रही थी। उसकी ये मुस्कुराहट सोमेश को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। तभी सोमेश मानसी की ओर देखकर फिर बोला। सोमेश बोला, लगता है भूल गई तू कैसे तुझे सबक सिखाता हूँ मैं। मुझसे जुबान लड़ाने की सोच रही है, मेरी ही गलती थी जो मैं तुझे यहाँ लेकर आया। तुझे तो पड़े रहने देना था मैंने वहीं उस नौकर वाले कमरे में। वैसे भी क्या औकात है तेरी मेरे घर में? एक नौकरानी की तरह तो रहती है तू और सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म करती है। हाँ, आते ही तुझे पर लग गए। उस अदिति से थोड़ी देर मिलने के बाद ही तुझे बोलना आ गया। गूंगी गुड़िया से सीधे आवाज़ उठाने लग गई। इतना कहकर सोमेश ने मानसी के बालों को और जोर से दबाया। तभी मानसी जोर से सोमेश को धक्का देते हुए खुद को छुड़ाकर बोली। मानसी बोली, क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुझे मुझे बोलता हुआ देखना? और क्या तितरी को बीच में लेकर आ रहे हो बार बार? क्यों सहन नहीं हुआ ना उसका किसी और को चुनना और तुम्हें किसी कबाड़ की तरह रिजेक्ट करना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गुस्सा मेरी बातों से नहीं बल्कि अदिति की बातों से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें कुछ ऐसा सुना दिया जो सच था, जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और अब उसकी बातों का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? क्योंकि एक यही काम तो आता है तुम्हें, बाकी कुछ आता नहीं है तुम्हें, और ना ही तुम किसी काम के लायक हो। और मुझे पता है कि तुम्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही होगी कि मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ, लेकिन बर्दाश्त करो, क्योंकि मैं आवाज़ उठाने के लिए अब तैयार हूँ। मैं तुम्हारे किसी भी दर्द को अब नहीं सहने वाली हूँ, समझे? सोमेश ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन अभी तो बहुत सी हदें पार करना बाकी है। और घर वालों को सोमेश की ये सच्चाई अभी मालूम चल गई थी, क्योंकि घर वाले अंदर तो आ चुके थे और इसके बारे में ना सोमेश को खबर थी और ना ही मानसी को। दोनों ही आपस में बेतहाशा लड़ रहे थे, बिना इस बात को जाने कि उनकी लड़ाई सब लोग देख रहे हैं और उनकी कही बातें भी सबने सुनी हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सोमेश को उसके किए की सज़ा मिलेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही में आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा यह भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।